हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स के टॉपिक, इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड जो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होती है इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से, उसके बारे में। तो अभी तक हम लोग ने अपने पिछले लेक्चर्स में पढ़ा क्या है, थोड़ा सा उसको रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि जो हम लोग ने पढ़ा है उससे कनेक्ट करते हुए जब आगे चलेंगे तो बहुत आसान हो जाएंगी चीज़ों को सीखना। क्लियर? तो सबसे पहले हम लोग ने इलेक्ट्रिक चार्जेस के बारे में जाना था, उनका ओरिजिनेशन और थोड़ी सी हिस्ट्री कि किस तरीके से जो अब हम लोग पढ़ते हैं अपना सब्जेक्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वो कैसे डेवलप हुआ। उसके बाद फिर ये जाना कि देखिए जो चार्जेस होते हैं वो रिपेल करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं और अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं। तो अब अट्रैक्ट करते हैं या रिपेल करते हैं, ठीक है करते हैं, बट कितना करते हैं। जब ये बात आई कि अगर दो चार्जेस रखे हुए हैं, एक Q1 और दूसरा चार्ज Q2 और इनके बीच की डिस्टेंस अगर R हो, तो ये वाला चार्ज इस पे कितना फोर्स लगाएगा या फिर ये चार्ज इस पे कितना फोर्स लगाएगा। अगर दोनों के दोनों पॉजिटिव हैं, क्लियर, तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल। ये वाला चार्ज इस पे फोर्स लगाएगा और इसको रिपेल करेगा इस तरफ, और ये वाला चार्ज इस पे फोर्स लगाएगा और इसको रिपेल करेगा इस तरफ। बिल्कुल। तो इसको क्वांटिफाई करा कूलॉम ने अपने नियम में, जिसपे कि उन्होंने बताया कि ये चार्ज इस पे फोर्स लगाएगा कितना, उसका मैग्नीट्यूड निकल कर आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये निकल कर आया। तो जहां पर Q1 क्या हो गया, इस चार्ज की वैल्यू, Q2 हो गई इस चार्ज की वैल्यू, और R हो गई इन दोनों के बीच की डिस्टेंस। तो ये है हम लोग का कूलॉम्स लॉ, और उसका ये भी पर्टिकुलरली मैग्नीट्यूड है। जब हम लोग इस फोर्स की डायरेक्शन की बात करेंगे तो हमें यहां पर लिखना पड़ेगा कि किस चार्ज के ऊपर लग रहा है और कौन सा चार्ज लगा रहा है। तो वहां पर हम लोग ने क्या पढ़ा था कि F21 अगर लिखा है, इसको वेक्टर फॉर्म पे अगर लिख रहे हैं, यानी कि ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। देखिए मैग्नीट्यूड सेम होता है न्यूटन्स थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग। ये इस पे जितना फोर्स लगाएगा उतना ही फोर्स ये इस पे लगाएगा, बट उनकी डायरेक्शन चेंज होंगी, अपोजिट होंगी जस्ट। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, और ये तो हो गया मैग्नीट्यूड, और इसका जो वेक्टर हम लोग का बनेगा एक यूनिट वेक्टर, वो इसको हम लोग R12 नाम दे सकते हैं अब। तो ये यहाँ पर R12 हो जाएगा और R12 यूनिट वेक्टर ऐसे हो जाएगा। बट यहाँ पर क्या है, ये 2 1 है, ठीक है। तो R12 तो ये वाला इधर से इधर का वेक्टर होगा, बट यहां पे बात किसकी हो रही है कि फोर्स ऑन चार्ज सेकंड ड्यू टू फर्स्ट। पहले वाले चार्ज के ऊपर फोर्स लग रहा है किसकी वजह से, इसकी वजह से, ठीक है। ये जो यहां पर सेकंड वाला ये चार्ज है Q2, इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है कौन, Q1। तो किस तरफ लगा रहा है, वो इस डायरेक्शन पे लगा रहा है, और इस डायरेक्शन पे अगर हमारा जो यूनिट वेक्टर है वो R12 है, तो यहां पर ये R12 कैप ऐसे लग जाएगा। क्लियर? तो ये हो गया हमारा कूलॉम्स लॉ। अब ये देखिए जो वेक्टर है इसको हम लोग किसी भी तरफ से डिफाइन कर सकते हैं, वो डिपेंड करता है कि हम क्या डिफाइन करने वाले हैं। क्लियर? तो यहां तक अभी ये चीजें हमें समझ में आ गई, कूलॉम्स लॉ से ये पता चला। उसके बाद क्या होता है कि कुछ मैं अभी वो मेन चीज लेकर अभी रिकॉल करा रहा हूं जो कि आज हमें जरूरत है, ठीक है। पढ़ाया तो बहुत कुछ है, बट वो मेन चीज रिकॉल करा रहा हूं जो हमें अभी जरूरत है आगे। तो यहां पर अगर एक चार्ज, क्लियर, जिसको कि हम लोग सोर्स चार्ज कहते हैं, उस चार्ज की वजह से अगर किसी P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी हो, और इस चार्ज और इस पॉइंट के बीच का अगर डिस्टेंस R था, तो यहां पर जो इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, अब क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है तो ये इस डायरेक्शन पे हो जाएगी, और जो यहां पर वैल्यू होगी उसकी, उसके मैग्नीट्यूड को लिख रहा हूं मैं, तो वो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। बात समझ पे आई? साथ ही में हम लोग ने एक और चीज पढ़ी थी जो कि थी सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ये कहता है कि अगर किसी पॉइंट पर कई ढेर सारे चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी हो, तो हमें लेना पड़ेगा हर एक चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इस पॉइंट पर, उसका वेक्टर सम। यानी कि अगर मैं इसको लिखूं कि यहां पर बहुत ढेर सारे चार्ज हैं, तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इस जगह पर, वो सारे जो इलेक्ट्रिक फील्ड हैं उनका हमें क्या करना पड़ेगा, ऐसे वेक्टर सम करना पड़ेगा। क्लियर? याद आया?
यहां तक हमें चीजें पता हैं। तो किसी भी पॉइंट पर अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है तो हमारे पास दो चीजें होनी चाहिए। एक जो उसका मैग्नीट्यूड है, मतलब कि इस पॉइंट पर अगर हमें फाइंड करना है, इस जगह पर फाइंड करनी है अगर इलेक्ट्रिक फील्ड, तो हमें बाकी जो चार्जेस हैं उनकी वजह से इंडिविजुअली यहां पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो पता होना चाहिए, और सब की डायरेक्शन। उसके बाद उसको कंपोनेंट्स पे ब्रेक करते हैं, और कंपोनेंट्स पे ब्रेक करने के बाद जो जिस डायरेक्शन में होता है उस डायरेक्शन पे ऐड अप कर देते हैं, और अगर कोई अपोजिट डायरेक्शन में होता है तो उसको कैंसिल आउट कर देते हैं। यानी कि अगर मैं एक छोटा सा एग्जांपल लूं दो चार्जेस का, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा कि एक चार्ज मान लीजिए ये एक पॉइंट है, और एक चार्ज हम लोग का इधर है और दूसरा चार्ज इस तरफ है। ठीक है, ये Q1 हो गया और ये Q2 हो गया। ये इस तरफ इस Q1 की जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसकी डायरेक्शन हो जाएगी इधर, और इस Q2 की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, ये पॉजिटिव ही ले रहे हैं, अगर कोई साइन नहीं बना इसका यानी कि मतलब होगा कि वो पॉजिटिव ही है, पॉजिटिव चार्ज। तो ये इस तरफ इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो होगी, मैं इसको P को हटाकर यहां पर बना देता हूं, और इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो इधर हो जाएगी। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से बनेगा। तो अब देखिए यहां पर ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये वाली, इसको अगर E2 नाम दे दिया जाए और इसको E1 नाम दे दिया जाए, और इस जगह पर हमें बतानी है इन दोनों की वजह से रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर हम लोग को देखिए इनके बीच का एंगल पता हो, अगर हमें इनके बीच का एंगल पता हो कि कितना है, जैसे थीटा मान लीजिए पता है, क्लियर, तो हम लोग डायरेक्टली एक रिजल्टेंट के लिए लगा सकते हैं फॉर्मूला, और वो हो जाएगा, और जो कि ये फॉर्मूला निकल कर आया हमारे वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन जो होता है, ठीक है, पैरेललोग्राम वाला जो लॉ होता है, ठीक है, या जो हमारा ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन होता है वाला, वहां से ये निकल कर आता है रिजल्टेंट निकालने का। ये याद होगा आपको, R इज इक्वल टू अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB कॉस थीटा। याद आया? जहां पर कि जो A B है वो वेक्टर A के मैग्नीट्यूड है। ठीक है, ये जो है वेक्टर A, हम लोग का कोई वेक्टर दिया होगा और उसका ये जो A है वो मैग्नीट्यूड है। क्लियर? तो इसी तरीके से यहां पर भी हम जो चीजें हम लोग को डायरेक्ट यूज कर लेनी है। अगर हमें इस इलेक्ट्रिक फील्ड और इस इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल दिया हो अगर, तो हम लोग क्या करेंगे, सीधे E नेट जो होगा वो आ जाएगा E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2, और यहां पर आ जाएगा कॉस थीटा, जो भी यहां पर एंगल गिवन है। यहां से हम लोग का नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो यहां पर क्या गिवन है हमें, उसका मैग्नीट्यूड वो पता चल जाएगा। और रही बात इसके क्या कहते हैं कि रिजल्टेंट किधर निकल कर आएगा, तो वो हम लोग इसके जो E2 डिवाइडेड बाई E1 tan इनवर्स लेकर इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, तो वहां से हम लोग का एंगल निकल कर आ जाएगा कि कितना एंगल फॉर्म हो रहा है। तो यहां तक हमें बात समझ पर आ गई कि अगर हमें इन दोनों के बीच का एंगल गिवन हो तो हम लोग डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं कि रिजल्टेंट किस तरफ होगा। बट अगर ये एंगल इस तरीके से ना दिया हो और हमें दिया हो कि ये हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल फॉर्म कर रहे हैं, और फिर हमें रिजल्टेंट बताना हो, एक लंबा प्रोसेस करना हो, आखिरकार निकल कर जो आएगा वो यही निकल कर आएगा। बट फिर भी हमें एक जो पूरा प्रोसीजर है उसको फॉलो करना है कि कैसे निकालते हैं किसी पॉइंट पर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, कैसे निकालते हैं किसी दो चार्जेस की वजह से। तो वो होगा तरीका कुछ ऐसा कि मान लीजिए ये जो मैंने बनाया ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है। ठीक है, तो E1 और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के बीच में एंगल कितना फॉर्म हो रहा है, 0 डिग्री। ठीक है, E1 जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इस चार्ज की वजह से, उस पे और हॉरिजॉन्टल के बीच में जो एंगल है वो हो गया 0 डिग्री। फिर ये जो E2 है, E2 का हम लोग देखेंगे एंगल हॉरिजॉन्टल के साथ कितना है। तो लेट अस सपोज वो अगर थीटा एंगल है, तो फिर किस तरीके से यहां पर हम लोग चीजों को सॉल्व करेंगे, आइए देखते हैं। सिंपली सबसे पहले हम लोग करेंगे इसके कंपोनेंट्स को ब्रेक। तो कंपोनेंट्स E1 के अगर ब्रेक किया जाए तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसका कंपोनेंट इस तरफ सिर्फ और सिर्फ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ही होगा।
बात समझ पे आई? इसका जो कंपोनेंट होगा वो सिर्फ और सिर्फ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ही होगा, ठीक है, इसका कोई दूसरा कंपोनेंट निकल कर नहीं आएगा। जबकि ये देखिए, ये जो है ये हॉरिजॉन्टल के साथ कुछ एंगल फॉर्म कर रहा है, तो E2 और इस तरफ ये हो जाएगा cos थीटा। ये वाला कंपोनेंट जो जिस आर्म में एंगल बना हुआ है वो वाला कंपोनेंट हो जाएगा E2 cos थीटा। क्या हो जाएगा? E2 cos थीटा। देखिए, आपको वेक्टर्स बहुत ज्यादा समझ पे आते हैं कि नहीं आते हैं, यानी कि आपने वेक्टर 11th क्लास में उसको अच्छे से पढ़ा है या नहीं पढ़ा, तो कोई बात नहीं, अभी उसको समझते जाइए, आपको चीजें समझ पर आती जाएंगी। तो मैंने क्या बोला, जैसे कि यहां पर क्या करना है, वेक्टर के जो यहां पर इलेक्ट्रिक वेक्टर है E2, इसको कंपोनेंट्स पे ब्रेक करना है, ठीक है। तो इसको जब ब्रेक करेंगे तो E2 इधर हो जाएगा cos थीटा, और इधर वाला जो कंपोनेंट होगा वो हो जाएगा E2 sin थीटा। देखिएगा गौर से कैसे कंपोनेंट्स को ब्रेक करते हैं। ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है E2 वाला, उसका अगर एंगल के साथ हम लोग देखें तो यहां पर जो वेक्टर निकल कर आएगा, ठीक है, जो इसका कंपोनेंट निकल कर आएगा वो हो जाएगा E2 cos थीटा, और इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो बनेगा वो हो जाएगा E2 sin थीटा, ठीक है। देखिए, आपने ये दो कंपोनेंट्स ब्रेक कर दिए। अब इसी तरीके से E1 के लिए अगर हम लोग करेंगे तो E1 cos, यहां पर जो एंगल है हॉरिजॉन्टल और इस E1 के बीच में वो है 0, तो cos 0 की वैल्यू 1 होती है, तो ये E1 ही निकल कर आ जाएगा, ठीक है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। इसको हम लोग EX लिख सकते हैं, E2X लिख सकते हैं। अब देखिए, इसको समझिएगा कि मैं कैसे नोटेशंस को इस्तेमाल कर रहा हूं। हमें नोटेशंस याद नहीं करने की इस पर्टिकुलर के लिए यही होता है, हमें समझना है कि नोटेशंस हम लोग लिखते कैसे हैं। देखिए, सिंपल सी बात है कि नोटेशंस का हम लोग यूज करते हैं ताकि जो इंफॉर्मेशन है बहुत ज्यादा उसको छोटे फॉर्म पे लिखा जा सके। तो नोटेशन कैसे लिखते हैं वो जानना ज्यादा जरूरी है एज कंपेयर टू ये किस चीज का नोटेशन है, क्योंकि अगर हमें ये पता होगा कि लिखते कैसे हैं तो हम अपने हिसाब से भी बना सकते हैं। मैं मान लीजिए इसको x2 लिख दूं, तो फिर क्या मतलब होगा उसका लिखने का, वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो वो पता कब चलेगा, जब आपको ये पता हो कि लिखते कैसे, इस चीज को नोटेशंस को बनाते कैसे हैं। तो देखिए, यहां पर जैसे मैंने लिख दिया E2X, तो ये मैं लिख सकता हूं, तब एक लिखने का तरीका हो गया कि मैं बात कर रहा हूं कि सबसे पहली बात तो E बता रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड है 2, यानी बता रहा है कि इस E2 की बात हो रही है, और X बता रहा है कि X कंपोनेंट है। X कंपोनेंट मतलब जैसे X और Y डायरेक्शन है ना, ये X डायरेक्शन Y डायरेक्शन, तो ये हो गया इधर X कंपोनेंट। तो E2X इक्वल टू हो गया E2 cos थीटा, और E2Y वाला कंपोनेंट वो हो गया E2 sin थीटा। इसी तरीके से जो हमारा E1X है, X डायरेक्शन वाला कंपोनेंट, वो हो जाएगा E1, और E1Y जो होगा वो हो जाएगा E1 sin 0। यही तो होगा, क्योंकि इसका और हॉरिजॉन्टल के बीच में जो एंगल है वो है 0। अब sin 0 की वैल्यू 0 होती है, तो ये हो जाएगा पूरा 0, ठीक है। अब देखिए, इस डायरेक्शन पर दो वेक्टर है, एक तो E1 है, X डायरेक्शन में जो होंगे वो सबको एक साथ ऐड कर दिया जाएगा, इनको आपस में ऐड कर देंगे, तो ये बन जाएगा कुछ ऐसा, EX इज इक्वल टू E1 प्लस E2 cos थीटा, ठीक है। और Y जो डायरेक्शन होगी EY वाले कंपोनेंट जो होंगे उस पे जुड़ जाएगा कौन सा, E1Y प्लस E2Y, यही दो कंपोनेंट्स जुड़ेंगे, एक E1Y और एक E2Y, और E1Y है हम लोग का 0, और E2Y जो है E2Y वो है E2 sin थीटा। बात क्लियर हुई यहां तक? ये कैसे किया गया, कैसे लिख दिया गया। अब देखिए, सबसे बड़ी दिक्कत आती है समझने में इन सब चीजों को, नोटेशंस को लेकर। अब मैंने इतना ढेर सारा लिख दिया है जैसे, और आपको एकदम से दिखाया जाए तो आपको समझ पे ही नहीं आएगा कि लिखा क्या है, ठीक है। बट अगर उसी को आपको पता है कि देखिए F21 को क्या बोलते हैं, F21 का मतलब है फोर्स ऑन चार्ज सेकेंड ड्यू टू फर्स्ट। इतना लंबा सेंटेंस है जिसको कि ऐसे नोटेशन बनाया गया। E2Y का मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड सेकंड वाली का Y कंपोनेंट। इसी तरीके से E2X,
ठीक, तो यही चीज हम लोग ने यहां पर करी कि अब EY सिर्फ ले रहे हैं, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि Y डायरेक्शन में है। तो Y डायरेक्शन में कौन कौन सी है? E1 का एक कंपोनेंट है और E2 का एक कंपोनेंट है। E1 वाला जो कंपोनेंट है Y डायरेक्शन में वो 0 है, तो इसके लिए 0 रख दिया। और E2 Y के डायरेक्शन में जो मतलब EY के डायरेक्शन में जो कंपोनेंट है E2 का, वो E2 साइन थीटा है। ठीक है, तो E1 इज इक्वल टू हो गया 0 प्लस E2 साइन थीटा, यहां से निकल कर आ गया EY। बस अब इनको क्या करना होता है रिजल्टेंट निकालने के लिए, क्योंकि अब ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है, तो सिंपली हम लोग अगर देखिए पाइथागोरस थ्योरम की बात की जाए, ये आपका EX को अगर रिप्रेजेंट कर रहा हो, ये वाला, ये आपका EX को रिप्रेजेंट कर रहा हो और ये आपका EY को रिप्रेजेंट कर रहा हो। ठीक है, ये और आपसे पूछ लिया जाए रिजल्टेंट निकालने के लिए, ये रिजल्टेंट अगर शो कर रहा हो तो रिजल्टेंट हो जाएगा EX प्लस EY, और यहां पर ये स्क्वायर होंगे दोनों, EX स्क्वायर प्लस EY स्क्वायर और अंडर रूट। यही तो ये इसका पाइथागोरस थ्योरम होती है कि नहीं होती है? यही होती है। तो सिंपली हम लोग भी यहां पर यही करेंगे, क्योंकि हमें पता चल गया EX कंपोनेंट और EY कंपोनेंट सम करके निकाल लिया ना हम लोग ने, ये EY कंपोनेंट हो गया और ये EX कंपोनेंट। तो जो रिजल्टेंट निकल कर आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पर, वो हो जाएगी E1 प्लस E2 कॉस थीटा का स्क्वायर प्लस E2 साइन थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से सॉरी, यहां पर अंडर रूट लगेगा, ये स्क्वायर अंदर लगेगा इस पर, इसका होल स्क्वायर, और ये यहां पर होगा। क्लियर? मैं इसको लिख देता हूं सही से, ये बन गया। ठीक है, तो E इज इक्वल टू अंडर रूट E1 प्लस E2 कॉस थीटा, यानी कि ये EX वाला कंपोनेंट है उसका स्क्वायर प्लस EY वाला स्क्वायर, और इस तरीके से हम लोग का जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसका मैग्नीट्यूड निकल कर आ जाएगा। और जब हमें यहां पर बताना होगा कि हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल फॉर्म कर रहा है, तो वो बन जाएगा हम लोग का tan इनवर्स, लेट अस सपोज अल्फा एंगल फॉर्म हो रहा है, तो EY वाला कंपोनेंट डिवाइडेड बाय EX वाला कंपोनेंट, ये EY जो निकाला और ये EX, और यहां से निकल कर आ जाएगा अल्फा, अगर उस एंगल को मान लिया जो एक रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर्म करेगी, एंगल जो एक रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एंगल फॉर्म करेगी, वो वाला एंगल अल्फा। क्लियर? बात समझ पे आई? तो ये प्रोसीजर होता है किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने का, किसकी हेल्प से? सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को इस्तेमाल करके। हमने यही किया है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ही लगाया है यहां पर कि EX वाले सारे कंपोनेंट्स एक साथ जुड़ जाएंगे और EY वाले सारे कंपोनेंट्स एक साथ जुड़ जाएंगे। इसका सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का ये क्या है? आसान फॉर्म है। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल यही कहता है, बट देखने में डिफिकल्ट लगता है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, और ये थोड़ा आसान, जबकि ये है वही जो हम लोग कर रहे हैं। EX वाले एक साथ कर दीजिए, EY वाले सारे एक साथ कर दीजिए, और उनका रिजल्टेंट ले लीजिए, पता चल जाएगा मैग्नीट्यूड, और उसका पता चल जाएगा एंगल, जो कि बताएगा डायरेक्शन को। तो इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग की रिजल्टेंट निकल कर आ जाएगा पूरा। क्लियर? यहां तक कोई दिक्कत? समझ पे आ गई चीजें कि कैसे हम लोग किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड करते हैं, रिजल्टेंट अगर बहुत ढेर सारे वहां पर चार्जेस हों। तो ये सारी चीजें हैं जो कि आपको क्या करनी है, ध्यान रखनी है आगे जो भी हम लोग कैलकुलेट करने वाले हैं उसके लिए। तो अब चलते हैं आगे और बात करते हैं डाइपोल की। ठीक है, इलेक्ट्रिक डाइपोल की। सबसे पहले ये जान लीजिए कि ये सिर्फ कोई एक मैथमेटिकल कंस्ट्रक्ट नहीं है। मैथमेटिकल कंस्ट्रक्ट यानी कि उसका ऐसा नहीं है कि नेचर में उसका कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस ही नहीं है, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इलेक्ट्रिक डाइपोल नेचर में मौजूद है। जैसे कि एक बहुत कॉमन सा एग्जांपल है आपका टेबल सॉल्ट यानी कि NaCl, सोडियम क्लोराइड। ये जानते हैं, नाम सुना है सोडियम क्लोराइड? तो ये सोडियम क्लोराइड आखिर करता क्या है? ये एक्चुअली आयनिक बॉन्ड फॉर्म करता है। तो जब इसको डिसॉल्व किया जाता है, ये होता ही पूरा पोलर नेचर का है, तो इसको जब वाटर वगैरह में डिसॉल्व किया जाता है तो ये पोल्स फॉर्म कर लेता है। ठीक है, एक इस तरफ पॉजिटिव आ जाता है और एक तरफ इस तरफ निगेटिव आ जाता है, और इनके बीच में कुछ सेपरेशन हो जाता है। ठीक है, तो ये जो पूरा फॉर्मेशन होता है इस तरीके का, इसको कहते हैं डाइपोल। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक डाइपोल। डाई का मतलब दो। अब आ जाते हैं इस पे, डाई का मतलब
दो, और पोल का मतलब पॉजिटिव है या निगेटिव। अब डाइपोल की बात कर रहे हैं तो यहां पर हम लोग लेते हैं कुछ इस तरीके का अरेंजमेंट, जहां पर कि एक पॉजिटिव चार्ज होता है, दूसरा उसी के बराबर और अपोजिट नेचर का चार्ज रखा होता है। क्लियर? एक हम लोग के पास पॉजिटिव चार्ज होता है और उसी मैग्नीट्यूड के बराबर बट अपोजिट नेचर का चार्ज कुछ डिस्टेंस पे रखा होता है एक दूसरे से। अब क्योंकि ये जो दोनों चार्ज हैं वो पॉइंट साइज्ड है, ठीक है, तो इनके बीच की डिस्टेंस अगर हम लोग ने मान लीजिए 2a मान ली। अब 2a क्यों मान रहे हैं? 2a एक तरीके की डिस्टेंस है। ये 2a जो है वो l भी हो सकती है, इसको d भी बोल सकते हैं, या इसको हम लोग कुछ और नाम दे सकते हैं, w नाम दे सकते हैं, कुछ भी नाम दे सकते हैं इसको, ठीक है, इस बीच, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस को। क्लियर? तो ये हम लोग का जो पूरा फॉर्मेशन होता है वो कहलाता है हम लोग का इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इसकी अगर एक पर्टिकुलर डिफिनीशन की बात की जाए तो ये हो जाएगा, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज अ पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट पॉइंट चार्जेस, या फिर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज अ सिस्टम ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, ठीक है, और वो भी कैसे? पॉइंट चार्जेस, ठीक है। तो इज अ पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट पॉइंट चार्जेस q एंड माइनस q सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस 2a। ये डिस्टेंस है, ये ध्यान रखिएगा, 2a क्या है? इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है। उसको हम लोग अभी 2a क्यों लिख रहे हैं वो समझ पे आ जाएगा जब हम लोग आगे की डेरिवेशन करेंगे, बट फिर भी अभी हमें क्या मानना है कि 2a ही इनके बीच की डिस्टेंस है। क्यों है वो आगे समझ पे आ जाएगा कि 2a ही क्यों ली। उसको सीधे सीधे l भी तो ले सकते थे, इनके बीच की डिस्टेंस ही तो लेनी थी, d भी तो ले सकते थे, इन दोनों के बीच का सेपरेशन ही तो लेना था, w ले सकते थे, कुछ भी लिख सकते थे, x लिख सकते थे, बिल्कुल लिख सकते हैं। और ये सीबीएसई में आया हुआ भी क्वेश्चन है ये एक बार का, जहां पर कि दो चार्जेस थे और उनके बीच l डिस्टेंस थी, तो पूछ लिया कि जो डाइपोल मोमेंट होगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कितना होगा। तो सिंपल सा आंसर हो जाता है हम लोग का QL, ठीक है। अब मैंने यहां पर शब्द बोला डाइपोल मोमेंट, ठीक है, नोटिस किया डाइपोल मोमेंट। तो आखिर ये डाइपोल मोमेंट होता क्या है? अब देखिए, ये जो पूरी की पूरी अरेंजमेंट है, इस अरेंजमेंट में मैंने जैसे बताया कि ये सिर्फ एक मैथमेटिकल कंस्ट्रक्ट नहीं है, ये नेचर में पाए जाते हैं डाइपोल्स, इलेक्ट्रिक डाइपोल्स, जिसमें कि दो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस कुछ डिस्टेंस पे सेपरेटेड होते हैं। तो ये क्योंकि ऐसा होता है और इसका जो बिहेवियर होता है उससे पता चला कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। क्या होती है? एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। और इस सेपरेशन की वजह से, क्योंकि ये स्पेस में ऐसा सेपरेटेड है, स्पेस में ऐसे फैले हुए हैं चार्जेस, तो ये क्रिएट करते हैं एक मोमेंट, ठीक है। क्या क्रिएट करते हैं? मोमेंट। और यानी कि इस मोमेंट का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन, स्पेस में ये किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो यहां पर बात हो रही है डाइपोल मोमेंट की, किसकी? डाइपोल मोमेंट की। और डाइपोल मोमेंट क्या होता है? डाइपोल मोमेंट यानी कि ये जो हम लोग का डाइपोल है, इलेक्ट्रिक डाइपोल है, उस पे चार्जेस कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है उसकी वजह से एक प्रॉपर्टी उसकी जनरेट होती है। क्लियर? और वो जो निकल कर आता है हम लोग का डाइपोल मोमेंट, वो निकल कर आता है ये P इज इक्वल टू Q इंटू, अब Q यहां पर माइनस Q या प्लस Q, दोनों में से कोई भी Q ले लो, क्योंकि दोनों तो सेम ही है, नेचर अपोजिट है। और यहां पर हम लोग कोई भी साइन मेंशन नहीं करते, सिर्फ उसका हम लोग मैग्नीट्यूड लेते हैं, नेचर उस पर हम लोग इंट्रोड्यूस नहीं करते। तो डाइपोल मोमेंट निकालने के लिए निकल कर आती है बात कि कैसे निकालना है, तो वो चार्ज इंटू आइदर चार्ज, वैल्यू ऑफ आइदर चार्ज इंटू सेपरेशन बिटवीन चार्जेस, ठीक है। अब सेपरेशन अगर 2a है तो ये बन जाएगा फॉर्मूला, अगर सेपरेशन l है तो ये बन जाएगा फॉर्मूला, और अगर सेपरेशन इनके बीच में QW है तो ये बन जाएगा फॉर्मूला। बात समझ पे आई? तो इस तरीके से जो डाइपोल मोमेंट है वो हम लोग की मैग्नीट्यूड निकल कर आ जाता है। दोनों में से किसी भी चार्ज को उन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है उससे मल्टीप्लाई कराओ, वो बन जाएगा डाइपोल मोमेंट। क्लियर? और ये जो डाइपोल मोमेंट होता है, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी डायरेक्शन जो होती है बाय कन्वेंशन हम लोग लेते हैं निगेटिव टू पॉजिटिव।
बाई कन्वेंशन का मतलब कि ऐसा हम लोग लेकर चल रहे हैं थ्रू आउट द, अपने जो भी आगे पढ़ेंगे उस पर हम लोग ये मानेंगे कि इसकी जो डाइपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन है वो ऐसी है। एक एरो रिप्रेजेंट कर रहा है इसके डाइपोल मोमेंट को, जो कि माइनस क्यू से पॉजिटिव क्यू की तरफ इस तरीके से ओरिएंटेड है। यानी कि जैसे कि हम लोग बोलते थे ना कि डिस्प्लेसमेंट की बात हो रही है, जैसे कि पॉइंट ए से बी तक जा रहे हैं, पॉइंट ए से बी तक जा रहे हैं तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, ठीक है, याद आया। तो इसका डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए सिंपली क्या करते थे कि क्योंकि ये यहां से यहां तक जा रहा है तो इसका डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो इतना हुआ, ये डिस्प्लेसमेंट ए टू बी, ये डिस्प्लेसमेंट निकाल दिया हम लोग ने, ठीक है। डायरेक्शन हो गई। अब ये 50 मीटर्स हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो 50 मीटर्स इस डायरेक्शन पे ये हम लोग ने डायरेक्शन बता दी। तो उसी तरीके से यहां पर भी है, इस डाइपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन होगा वो निगेटिव टू पॉजिटिव लिया जाता है। और क्यों लिया जाता है इसको मैं तब डिस्कस करूंगा जब आगे एक स्पेसिफिक हम लोग का टॉपिक आएगा जहां पर कि इसको बताना सही रहेगा, ठीक है। अभी क्यों लिया गया है डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन इस तरफ, कन्वेंशन ऐसा क्यों बनाया गया है, मैं अभी डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि अभी सही समय नहीं है इसको करने का। बट अभी आपके लिए जानना इतना जरूरी है कि इस डाइपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन होती है वो निगेटिव टू पॉजिटिव होती है, ठीक है। डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन, ये डाइपोल मोमेंट है, पी से रिप्रेजेंट करते हैं इसको। अब इसके एसआई यूनिट को देख लेते हैं। तो एसआई यूनिट आपको निकालना अब सीख लेना चाहिए कि कैसे निकालते हैं। तो सिंपली जैसे ये फॉर्मूला बना, हम लोग का बना फॉर्मूला, ये इस फॉर्मूले में जो क्यू होगा वो क्या हो जाएगा, कूलम्ब उसकी यूनिट, और 2a क्या है, एक तरीके की डिस्टेंस या लेंथ, तो इसको मेजर करेंगे मीटर्स पर, एसआई यूनिट मीटर्स। तो ये बन जाएगी इसकी एसआई यूनिट जो बनेगी डाइपोल मोमेंट की, एसआई यूनिट ऑफ डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट यानी कि P, इसकी जो बनेगी वो बन जाएगी Q से कूलम्ब, Q की कूलम्ब, और 2a यानी कि लेंथ है तो मीटर, ये cm। क्लियर यहां तक। अब इस पे एक और चीज जान लेते हैं कि इसका जो मिड पॉइंट होता है उसको हम लोग सेंटर ऑफ द डाइपोल कहते हैं, ठीक है। तो क्या क्या मैंने इस पे बता दिया वो बहुत जरूरी है आगे के काफी टॉपिक्स को समझने के लिए। क्लियर यहां तक। अब देखते हैं इस पे कुछ और चीजें कि यहां पर जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है उस पे अगर आप इसकी डिफिनीशन देखें तो डिफिनीशन में ही मौजूद है कि ये एक ऐसा सिस्टम होता है, ये वाला, ये एक ऐसा सिस्टम होता है जो कि बना होता है टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस से, और ये थोड़ा डिस्टेंस पे सेपरेटेड होते हैं। तो क्योंकि ये इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस से मिलकर बना है तो इसका जो टोटल चार्ज होगा वो कितना हो जाएगा, 0। कितना हो जाएगा, 0। तो टोटल चार्ज जो होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल का वो हमेशा 0 होता है, ठीक है। ये चीज आपको याद रखनी है, समझनी है, जानना है, निकालना आना चाहिए कैसे निकालना है। क्लियर। अब किसी ने बोल दिया कि डाइपोल मोमेंट की जो हम लोग का डाइपोल है या डाइपोल मोमेंट है उस पे जो नेट चार्ज है वो तो 0 होता है, तो अब आप सोच में पड़ गए कैसे होता है। तो एडिटिविटी ऑफ चार्जेस की बात करिए, बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस को रिकॉल करिए अपने शुरुआत वाले टॉपिक से, जहां पर कि मैंने बताया था एडिटिविटी ऑफ चार्जेस कि अगर किसी जगह पर बहुत ढेर सारे चार्ज रखे तो जो टोटल चार्ज होता है वो उनका एल्जेब्रिक सम होता है। एल्जेब्रिक सम यानी कि उस पे हम लोग प्लस या माइनस साइन को इनकॉर्पोरेट करना होता है। तो यहां पर इस सिस्टम का टोटल चार्ज होगा वो हो जाएगा -q प्लस q, या फिर इसी को ये लिखा जा सकता है कि +q प्लस -q, तो ये बन जाएगा q -q, और ये भी यहां पर वही लिखा ही हुआ है जो कि है 0 के बराबर टोटल चार्ज। क्लियर। यहां तक क्लियर चीज है। अब बात आती है कि देखिए यहां पर ये दोनों के दोनों क्या है, चार्ज है। ये दोनों के दोनों क्या है, चार्ज है, इलेक्ट्रिक चार्ज है। तो क्या इनके चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद होगी, बिल्कुल इनके चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, भले ही इसका जो टोटल चार्ज है वो 0 हो, बट क्योंकि
ये जो हम लोग का अरेंजमेंट है वो थोड़ा सा सेपरेटेड है, ये दोनों के दोनों चार्ज कैसे थोड़े से सेपरेटेड हैं कुछ डिस्टेंस से। इस वजह से जो इनका नेट यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इसके चारों तरफ होगी वो जीरो नहीं होगी, क्योंकि अगर यहां इस पॉइंट पर देखिए आप, इस पॉइंट पे मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो कैसे निकल कर आएगी, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करिए, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करिए, और यहां पर इस पॉइंट पर, ये जो पॉइंट था इस पे कर दीजिए, कर लीजिए वहां पर इन दोनों की वजह से जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका वेक्टर सम, यानी कि सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगाइए। तो जैसे ही सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगाएंगे फिर आगे पूरा उसको डेरिवेशन करेंगे तो हमारा इस पॉइंट पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है वो पता चल जाएगा। समझ पे आ गई बात? तो ये जो हमारा डाइपोल है, चार्ज भले ही जीरो है बट उसके चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होती, वो वेरी करती है। तो आइए अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे इसके चारों तरफ। क्लियर? तो अब जैसे मैंने बताया कि ये जो चार्ज है और ये जो चार्ज है भले ही दोनों सेम नेचर के हैं, सेम मैग्नीट्यूड के हैं, बट इनमें जो नेचर है वो कैसा है, अपोजिट है। इनका जो नेचर है वो कैसा है, अपोजिट है। तो उस वजह से किसी भी पॉइंट पर एक हम लोग को नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी। क्या होगा? उस पर हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी, और ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी ये हमें निकालनी होगी। तो देखिए हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड को निकालना हमारे लिए क्या है, लेंदी प्रोसेस है। तो अभी पर्टिकुलर चीजों को समझने के लिए हम लोग दो जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना सीखेंगे। एक तो है व्हेन द पॉइंट इज ऑन द डाइपोल एक्सिस, एक तो ये, दूसरा है व्हेन द पॉइंट इज इन इक्वेटोरियल प्लेन ऑफ द डाइपोल। अब इन दोनों का मीनिंग क्या है वो समझ लेते हैं। पहला है जब कोई पॉइंट कहां पर हो, डाइपोल एक्सिस पे हो, यानी कि ये डाइपोल है, ये मतलब इस तरीके से डाइपोल है, तो इसकी जो एक्सिस होगी वो ऐसी होगी। तो इस एक्सिस के अलोंग कोई भी पॉइंट चूज कर लो, उस पॉइंट पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी जब हम वो बताने लगे, वो कहलाएगा हम लोग का कि व्हेन द पॉइंट इज ऑन द डाइपोल एक्सिस। मान लीजिए ये पॉइंट है, इस पे पूछ ले कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, तो आप निकाल सकते हैं उसको, और उसी के लिए ही हमें डेरिवेशन करके उसको देखना है कि कितनी निकल कर आएगी। ठीक है, इसी में दूसरा बनता है जो कि होता है व्हेन द पॉइंट इज इन द इक्वेटोरियल प्लेन ऑफ द डाइपोल। ऑन द इक्वेटोरियल, ये कुछ इक्वल से रिलेटेड नहीं लग रहा। इक्वेटोरियल का मतलब ऐसी एक इमेजनरी, अगर इक्वेटोरियल प्लेन की बात करें तो एक ऐसा इमेजनरी प्लेन जो कि इसको दो इक्वल पार्ट्स पे सेपरेट कर दे। तो यहां पर जो ऐसा प्लेन होगा, ठीक है, जो प्लेन ऐसा होगा यहां पर कुछ इस तरीके से, ये कहलाएगा हम लोग का इक्वेटोरियल प्लेन। समझ रहे हैं ये किस जगह पर है? ये इस चार्ज पे इंक्लूडेड नहीं है, ये इसके जस्ट बीचों बीच, अगर सिर्फ मैं इधर से बनाऊं तो ये कुछ ऐसा है, यहां पर इधर बना हुआ है। ठीक है, बात समझ पे आई? दो चार्जेस हैं, उनके बीच जस्ट बीचों बीच वाला जो पॉइंट था उससे पास होने वाला एक प्लेन, उससे पास होने वाले प्लेन को क्या कहते हैं? इक्वेटोरियल प्लेन कहते हैं। और हमें इस इक्वेटोरियल प्लेन के किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना सीखना है। बात समझ पे आ गई? किस तरीके से जो हमें आगे इस इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में सीखना है। तो अब क्या करेंगे, सबसे पहले कि ये जो हम लोग का डाइपोल है, अब देखिए इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऐसी हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे, बट किसी हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, क्योंकि पहले हमें चीजें समझनी है, फिर आगे उस पर और अपनी ग्रोथ करनी है। तो सिंपली वही वाले केस लेंगे, एक ये और एक ये। ठीक है, तो पहला वाला केस लेते हैं, ये वाला, व्हेन द पॉइंट इज ऑन द डाइपोल एक्सिस। ये हो जाएगा ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ डाइपोल। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ डाइपोल फॉर पॉइंट्स ऑन द एक्सिस। देखिए एक बात बहुत अच्छे तरीके से समझ लीजिए कि हम लोगों को
जो लिखा हुआ है उसको पढ़कर अगर समझ पे आने लगे कि क्या करना है, तो डेरिवेशन करना भी बहुत आसान हो जाएगा। प्रॉब्लम यही आती है ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ डाइपोल फॉर पॉइंट्स ऑन द एक्सिस, अब ये समझ पे ही नहीं आ रहा लिखा क्या है ये। तो जो लिखा है पहले उसी को समझिए, उसी को समझने की कोशिश करिए। इस पे तो अभी जाइए ही नहीं कि उसका डेरिवेशन क्या होगा, इसको निकालना कैसे है। अरे इसको निकालना कैसे है, तो पहले इसको तो समझिए। ये जो इसको है, ठीक है, ये चीज, इसको तो समझिए। इसको कैसे समझेंगे, तो क्या कह रहा है समझिए इस बात को। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ डाइपोल, हमें जो डाइपोल है हमारे पास उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है, ठीक है, इतना समझ पे आ गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ डाइपोल फॉर पॉइंट्स ऑन द एक्सिस, फॉर पॉइंट्स, ऐसे पॉइंट्स के लिए, पॉइंट नहीं लिखा हुआ, पॉइंट्स लिखा हुआ है, तो फॉर पॉइंट्स ऑन द एक्सिस, इस डाइपोल की एक्सिस पे जो पॉइंट्स होंगे उस जगह पर हमें बताना है कि ये इस सिस्टम की वजह से, इस डाइपोल की वजह से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, ठीक है। तो ये अगर ऐसा डाइपोल है हम लोग के पास और इसकी एक्सिस की अगर बात करें तो ये हो जाएगी कुछ ऐसी, इसके जो हाइट है या लेंथ है उस डायरेक्शन में ऐसे होता हुआ, ठीक है। ये चीज क्लियर, बात समझ पे आई। ये हम लोग ने ऐसा बना लिया, ये ठीक। तो ये हो गई एक्सिस, और इस एक्सिस, अब ये जो यहां पर चार्जेस है ना, ये पॉइंट चार्जेस होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। डाइपोल जो हम लोग का डिफाइंड है वो यहां पर पॉइंट चार्जेस मानकर चल रहे हैं, तभी हम लोग का ऐसा डिफाइंड है। तो इन दोनों को जो मीट कर रही थी लाइन, उसी लाइन के अबाउट, उसी एक्सिस के अबाउट, उसी लाइन के अबाउट। अब देखिए क्या होंगे, बहुत ढेर सारे पॉइंट हम लोग ले सकते हैं, इधर 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 कुछ भी ले सकते हैं, और इधर 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 कुछ भी ले सकते हैं। उससे फिर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। समझ गए ये क्या कह रहा है। अब चलिए चलते हैं डेरिवेशन में। तो डेरिवेशन आखिर होगा कैसे, डेरिवेशन होगा, क्योंकि देखिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड सिर्फ दो ही कॉन्सेप्ट हैं आपके पास, एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डिफिनेशन और दूसरा सुपर पोजिशन प्रिंसिपल, इससे ज्यादा कुछ है ही नहीं। आप कोई भी आगे डेरिवेशन करिए वो इन्हीं दो पर ही बेस्ड है। यानी कि एक फॉर्मूला ये कि किसी भी पॉइंट पर अगर हमें किसी पॉइंट P पर अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है किसी चार्ज Q की वजह से, और ये पॉइंट R डिस्टेंस पे है अगर इस चार्ज से, तो हो जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। यही होता है कि नहीं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये R कैप ऐसे मान लीजिए। दूसरा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, कि यहां पर अगर एक से ज्यादा चार्ज हुए तो इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी दोनों की इंडिविजुअल हम लोग एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट्स पे ब्रेक करके उनको फिर वेक्टर सम करेंगे, वही सुपरपोजिशन प्रिंसिपल बन जाता है। यानी कि जो ई नेट होगा किसी भी पॉइंट पर वो हो जाएगा E1 प्लस E2 प्लस E3 डॉट 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 EN। समझे, ये चीज समझ पे आई कैसे कैसे होगा। तो बस अब इसी चीज को अप्लाई करना है, आपको इसी को अप्लाई करना सीखना है। इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल की फाइंड करना कोई नई चीज नहीं है, बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट लगेंगे, बस थोड़ा सा मैथमेटिक्स इस पे सीखनी होगी, बट चीज वहीं से स्टार्ट करेंगे। तो देखिए इसको हम लोग सबसे पहले फाइंड कर रहे हैं। मान लीजिए कि ये जो P पॉइंट दिया हुआ है, ये इस P पॉइंट पर इस डाइपोल की वजह से, ये जो यहां पर ये प्लस Q है और ये माइनस Q है और ये सेपरेटेड है 2a डिस्टेंस से, हमें अब बताना है इस डाइपोल की वजह से, इस डाइपोल की वजह से, ये जो डाइपोल ऐसे बना हुआ है, ठीक है, इस डाइपोल की वजह से इस पॉइंट P पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। वो क्या करेंगे, बिल्कुल सिंपल, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे इस पॉइंट पर किधर होगी और कितनी होगी। तो इस चार्ज की वजह से ये जो ये Q चार्ज है, क्योंकि ये पॉजिटिव का है, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है रेडियली आउटवर्ड। तो इससे अगर इससे P पॉइंट पे हम लोग देखें कि कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, तो वो हम लोग का जो निकल कर आएगा वो, क्योंकि ये हम लोग को सिंपली
इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है वो ध्यान रखिए। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है ये E इज इक्वल टू 1/4πε0 Q अपॉन R स्क्वायर। यही होता है कि नहीं होता है? तो यहां पर जब हम लोग को इसको निकालना है, हमें पता होना चाहिए चार्ज और उस पॉइंट के बीच के डिस्टेंस ये R। यही तो दो चीजें हमें जाननी जरूरी है, हाँ या ना? तो बस आप क्या करिए, ये चार्ज है Q, इस चार्ज Q की वजह से यहां पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसको अगर हम लोग ने नाम दे दिया E प्लस Q। ठीक है, क्या नाम दे दिया? E प्लस Q। तो ये हो जाएगी 1/4πε0। चार्ज कितना है? चार्ज है हम लोग का Q। ठीक है, चार्ज है हम लोग का Q और डिस्टेंस कितनी है? अब बात आती है, हम लोग ये जो R है वो जानिए क्या होता है। R को सिर्फ R मतलब कहीं पर गिवन हो R तभी आप इसको यूज कर पाए? नहीं, ऐसा हमें नहीं पढ़ना। हमें पढ़ना है कि आखिर ये है क्या। ठीक है, तो ये जो R होता है वो क्या होता है, आप उसको रिकॉल करिए, उसको ध्यान करिए। ये जो R होता है वो चार्ज Q और जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी होती है उसके बीच की डिस्टेंस होती है, हाँ या ना? अब इस डिस्टेंस को आप R से रिप्रेजेंट करिए या D से रिप्रेजेंट करिए, L से रिप्रेजेंट करिए, F से रिप्रेजेंट करिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। R सिर्फ एक रिप्रेजेंटेशन है Q और P के बीच की डिस्टेंस का। इतना समझ पे आया? हम इस R की जगह पर अगर हमें पता होता कि 5 मीटर से, तो डायरेक्ट यहां पर 5 स्क्वायर भी लिख सकते थे। बात समझ पे आई? यानी कि अब यहां पर हमें क्या ध्यान देना है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करते वक्त चार्ज और जिस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है उसके बीच की डिस्टेंस हमें पता होनी चाहिए। फॉर्मूले में हम लोग ने यहां पर R स्क्वायर रखा है, R यानी कि वो डिस्टेंस। अब ये डिस्टेंस बिल्कुल क्लियर रखिए इस बात को। उस डिस्टेंस को अब हम लोगों ने क्या किया, ये जो भी हम लोग वैल्यू मेजर कर रहे हैं ये वैल्यू मेजर होगी इस डाइपोल के सेंटर से। मैंने ये पॉइंट मेंशन किया था कि डाइपोल का सेंटर यहां पर हम लोग लेते हैं, वहीं से सारी डिस्टेंस को मेजर करते हैं। ये लिख दिया, ये पॉइंट ये हो गया, और इस पॉइंट से एक डिस्टेंस मान ली R। देखिए क्यों कर रहे हैं, बिल्कुल समझ पे आ जाएगा ऐसा। यहां से एक डिस्टेंस मान ली R, ठीक है, यहां से R लिखा है, बट हमें इलेक्ट्रिक फील्ड में यहां पर जो डिस्टेंस है उसको पुट करनी है क्या, इस चार्ज और इस पॉइंट के बीच की। फिर से सुनिए, कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करते वक्त जो हम लोग यहां पर रखते हैं वैल्यू, वो चार्ज और उस पॉइंट के बीच की डिस्टेंस होती है जहां पर हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। तो ये चार्ज है, ये पॉइंट है वो जहां पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है इस चार्ज की वजह से। तो हमें सिर्फ और सिर्फ डिस्टेंस इतनी चाहिए, बाकी कहीं पर क्या लिखा है उससे हमें कोई मतलब नहीं है। तो देखिए यहां पर अगर हम लोग ने R इसको मान लिया है, ये जो बड़ी वाली यहां सेंटर से यहां तक की जो डिस्टेंस है P तक की, उसको अगर R मान लिया है। अभी प्रश्न आ रहा होगा कि क्यों मान लिया है, जरूरत क्या थी इसको मानने की, तो उसको मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा जब ये डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ डाइपोल हम लोग का कंप्लीट हो जाएगा, तब मैं इसको उसके खत्म होते होते इसको एक्सप्लेन करूंगा। तो अभी उसको रखते हैं साइड पर। अभी मानते हैं ये कि यहां से यहां तक की डिस्टेंस R मान ली, और यहां पर हमें वो डिस्टेंस रखनी है जो Q और इस P के बीच की हो। तो इस P और Q के बीच की जो डिस्टेंस है वो है सिर्फ और सिर्फ इतनी, वो सिर्फ है इतनी और इतनी। यानी कि अगर इसको मैं यहां से देखूं तो इस R में से सिर्फ इतनी डिस्टेंस ही हमें चाहिए, इतनी डिस्टेंस हमें हटाना पड़ेगा। तो ये जो जितनी डिस्टेंस हमें हटानी है वो किसके बराबर है, वो बराबर है A के। वो किसके बराबर है, A के बराबर है। क्यों बराबर है, क्यों, क्योंकि हम लोग ने माना है कि Q और माइनस Q के बीच की जो टोटल डिस्टेंस है वो है 2a, और ये जो मिड पॉइंट है वो एग्जैक्टली बीच में होता है। तो इस पूरे 2a को दो इक्वल पार्ट्स पे डिवाइड कर देगा, जो कि हो जाएगा a इधर और a इधर। अब बताइए, अब समझ पे आया कि हम लोग ने 2a यहां पर ही क्यों चूज किया था। इसके जो वैल्यू थी
इसके बीच की जो डिस्टेंस थी दो चार्जेस के बीच की, उसको 2a ही क्यों माना था? क्यों? क्योंकि उससे हमें काम करना आसान हो जाएगा। तो देखिए टोटल यहां तक था r में से हमें हटाना है a, तब बचेगी ये वाली डिस्टेंस, यानी कि ये टोटल है हमारी r, ये वाली पूरी है r, और ये वाली जो होगी डिस्टेंस वो हो जाएगी r माइनस a। क्लियर हुई बात? तो इसी वजह से यहां पर रख देंगे r माइनस a का स्क्वायर, यही यहां पर लिखा हुआ है। e प्लस क्यू की जो वैल्यू है वो हम लोग ने निकाल ली 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r माइनस a स्क्वायर। क्यों किया? अब समझ पे आ गया होगा क्यों। क्योंकि कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हमें किसी चार्ज की वजह से फाइंड करनी है तो उस चार्ज और जिस पॉइंट पर फाइंड करनी है उसके बीच की डिस्टेंस हम लोग लेते हैं, उसके बीच की डिस्प्लेसमेंट कह लीजिए लेते हैं, उसके अलावा कुछ भी हम लोग वहां पर पुट नहीं करते। तो उनके बीच की डिस्टेंस अब कैसे निकालनी है, हमें क्या क्या चीजें गिवन है उनके बेसिस पे ही निकालनी होती है। तो यहां पर हम लोग ने ये लेकर चले थे कि इस पॉइंट से डिस्टेंस इसकी r थी और ये जो था हम लोग का अंदर ये a था। इस वजह से जो यहां पर बना वो क्या बन गया कि इतनी डिस्टेंस हो गई r माइनस a। ठीक है, कितनी हो गई? r माइनस a। क्लियर? यहां तक समझ में आई बात? तो जब इसको r माइनस a यहां पर ले लिया गया, इसी को यहां पर पुट कर दिया गया, क्योंकि अब ये चार्ज और इस p पॉइंट के बीच की डिस्टेंस थी, ये बन गया हम लोग का r माइनस a यहां से। क्लियर? यहां तक बात समझ पे आ गई? कोई प्रॉब्लम यहां तक? तो अब हमें निकालना है इस माइनस क्यू की वजह से इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड, हाँ या ना? अब देखिए प्लस क्यू वाली की जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो इस डायरेक्शन में होगी, इस डायरेक्शन में, और ये जो डायरेक्शन है वो कौन सी डायरेक्शन है? तो इसको हम लोग कोई नई डायरेक्शन देने की बजाय इस डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन को ही क्यों ना चूज कर लें? क्योंकि हमें पता है बाय कन्वेंशन जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन होती है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन होती है वो होती है निगेटिव टू पॉजिटिव। निगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज ये होती है डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन। तो हम लोग ने निगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ एक ऐसा बनाया एरो और इसको कर दिया क्या, एक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर दी। और इसी को, ये तो डाइपोल मोमेंट वेक्टर हो गया कैपिटल P, इसी की हमें अगर डायरेक्शन बनानी है, यूनिट वेक्टर लिखना होगा, तो ये हो जाएगा ऐसा। तो यहां पर ये एक्चुअली यूनिट वेक्टर होगा, यहां पर हर जगह पर ये जैसे ये यूनिट वेक्टर लिखा हुआ ना, तो यहां पर भी ये यूनिट वेक्टर ही यहां पर फॉर्म होगा हम लोग का। ठीक है, बात समझ पे आई? ये तो अब देखिए क्या हुआ कि सिंपली इस जगह पर ये यूनिट वेक्टर हम लोग का लग जाएगा और ये बन जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस क्यू की वजह से इस P पॉइंट पर। ठीक है, ये स्मॉल p है, ये ध्यान दीजिएगा, स्मॉल p है, कैपिटल P से इसका कोई मतलब नहीं है। ये तो सिर्फ यूनिट वेक्टर बता रहा है डायरेक्शन बताने के लिए। तो इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं हम। और इस माइनस क्यू की वजह से इस P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जब फाइंड करेंगे तो ये कितनी निकल कर आएगी? बिल्कुल ऐसे ही निकालेंगे। E हमें किसकी वजह से निकालना है? माइनस क्यू। अब देख रहे हैं माइनस क्यू क्यों लिख रहा हूं यहां पर? क्योंकि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है उस चार्ज की वजह से जिस पे की चार्ज कैसा है, माइनस का है, तो इस वजह से E माइनस क्यू लिख दिया। तो देखिए नोटेशंस को समझिए, इसके इनको कैसे लिखना है, क्या लिखना है वो समझिए, तो ज्यादा आसान होगा इस फिजिक्स को पढ़ना। वरना कहीं पर R को हम लोग रेडियस बोलेंगे, कहीं पर पोजीशन वेक्टर बोलेंगे, कहीं पर डिस्टेंस बोलेंगे, कहीं पर कुछ उसका और नाम हो जाएगा, तो समझ पे नहीं आएगा। तो वहां पर चीजें क्या हैं, वो क्या किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है वो जानिए। तो किसी फॉर्मूले को याद करना, किसी कॉन्सेप्ट को याद करना वो बहुत ही इजी हो जाएगा। तो E माइनस क्यू इज इक्वल टू यहां पर अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q, जिस चार्ज की बात हो रही, तो Q कौन सा है यहां पर हम लोग का? ये माइनस वाला है, उसका हम लोग ने चार्ज ले लिया Q। क्लियर? इस तरीके से और उसके बाद यहां पर अब हमें डिस्टेंस लानी है। तो देखिए इस चार्ज और इस पॉइंट के बीच में कितनी डिस्टेंस है? टोटल जो यहां से यहां तक डिस्टेंस है वो है ये वाली।
इतना ही हमें फाइंड करना है। अब जो भी गिवन टर्म्स हैं उनके टर्म्स पे फाइंड करना है। तो देखो यहां तक ये मिड पॉइंट तक तो हमें पता है कि ये आर है, ये तो हमें आर गिवन है ही इस पॉइंट तक, और उस पे अगर ए और ऐड कर दिया जाए, ए क्या किया जाए, ए और ऐड कर दिया जाए, तो हम लोग का ये जो टोटल लेंथ है आर प्लस ए बन जाएगी। तो इसी वजह से यहां पर रख देंगे क्या, आर प्लस ए का स्क्वायर। अब ये देखो जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो किधर है, ये जो डाइपोल है उसकी डायरेक्शन के अपोजिट है, ठीक है। तो यहां पर ये बन जाएगी माइनस, ठीक है, इसके अपोजिट में है तो इसको रखा, ये रिप्रेजेंट करेगा इधर, और माइनस लगा दिया यानी कि उधर। तो प्लस वाला जो यूनिट वेक्टर है डाइपोल का यूनिट वेक्टर वो इस तरफ है, और माइनस वाला जो है वो इधर है, माइनस वाला। क्लियर, बात क्लियर। तो यहां पर ये जो माइनस साइन है वो इसी को ही यहां पर रिप्रेजेंट करेगा कि इसकी जो डायरेक्शन है वो इस तरफ है, यानी कि जब हम इसका सम करेंगे तो q/4πε0 आ जाएगा कॉमन, ठीक है। यानी कि इसको अगर मैं लिखूं यहां पर तो ये कुछ ये लिखा हुआ है, ये जो टर्म है ये कैसे आए हैं, ये ऐसे आए हैं 1/4πε0, और देखिए देख रहे हैं ना यहाँ पे e प्लस क्यू प्लस e माइनस क्यू, तो e प्लस क्यू यानी कि ये, तो 1/4πε0 q अपॉन r माइनस ए होल स्क्वायर, और यहां पर ये p, और फिर उस पे माइनस करेंगे 1/4πε0 q अपॉन r प्लस ए का होल स्क्वायर, और ये इसी को यहां पर q/4πε0 कॉमन ले लिया गया है ये, तो अंदर बचा हम लोग का कितना, 1/r माइनस ए स्क्वायर माइनस 1/r प्लस ए का होल स्क्वायर, ये चीज। अब यहां से इस स्टेप तक कैसे आना है, आइए अब देखते हैं इसको कि यहां से यहां तक कैसे आना है, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे, सिंपली हम लोग चीजों को फिर से लिखते हैं और समझते हैं कि क्या क्या हुआ यहां पर, इस स्टेप तक हम लोग पहुंच गए। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको लेंगे कुछ ऐसा r माइनस ए का स्क्वायर, और यहां पर माइनस 1/r प्लस ए का होल स्क्वायर। तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या लिख सकते हैं इसको, एक मिनट मैं इसको इधर से लिखता हूं, r माइनस ए स्क्वायर माइनस 1/r प्लस ए का होल स्क्वायर, ये लिख दिया। अब इसमें जो बनेंगी चीजें कैसे बनेंगी, आइए उसको समझते हैं। तो ये एलसीएम लीजिए, जब इसका एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा r माइनस ए का स्क्वायर, और ये r प्लस ए का स्क्वायर, और r माइनस ए वाला स्क्वायर इससे ऐसे कट जाएगा, और फिर ये बचेगा r प्लस ए का स्क्वायर, और यहां से r प्लस ए का स्क्वायर कटेगा और इस पे मल्टीप्लाई होगा, बन जाएगा ये r माइनस ए का होल स्क्वायर। अब देखिए ये कैसे किया, अगर आपको ये समझ पे नहीं आ रहा है यानी कि आप ये ऐड करना नहीं जानते। अगर आपको ये नहीं समझ पे आ रहा ना कि मैंने ये क्या किया, तो आप ये करना नहीं जानते। 1/2 प्लस 1/3, अगर आपको ये करना आता है तो, अगर आपको ये आता है ना इसको ऐड करना, और यूनिटरी मेथड आता है, तो फिजिक्स पढ़ना बहुत आसान हो जाता है, ठीक है। खासकर 12th वाली फिजिक्स तो पढ़ना बहुत ही ज्यादा आसान हो जाता है अगर आपके ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। इस पे इसको ऐड करने के लिए क्या करेंगे आप, एलसीएम 6 यानी कि 6 को मैं क्या लिख सकता हूं, 2 × 3, फिर इसको एलसीएम को इससे डिवाइड करते हैं तो 2 से 2 कैंसिल हो जाता है, बचता है 3, और 3 का मल्टीप्लाई होता है ऊपर तो आ जाता है 3। फिर यहां पर 3 डिवाइड कर देता है इस 3 को इस 6 में से, और बचता है फिर 2 मल्टीप्लाई होता है 1, उसके साथ ही आ जाता है, और आ जाता है 5/6, यही तो होता है। तो आपको अगर इसको ऐड करना आता है तो इसको भी वैसे ही ऐड करना है, ये कोई नई चीज नहीं है, देखने में नहीं लग रही है। कंपेयर करिए, ये लिखा हुआ 1/2, पूरा का पूरा इसको 2 मानिए, अगर 1/2, और ये लिखा हुआ है 1/3। अब यहां पर प्लस की जगह पे माइनस लग जाएगा, क्या ही फर्क पड़ेगा, ठीक है, ऐसे माइनस, तो यहां पर सिर्फ आ जाएगा ये 1/6, और कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब फिर उसके बाद क्या करना है, आपको इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देना है, क्योंकि आप इसका एलसीएम नहीं निकाल सकते, ठीक है। तो यहां पर हम लोग कहां किस पॉइंट पर थे,
1/2 माइनस 1/3 और ये 6, यहां पर 3 - 2 = 1/6। इसको हम लोग को अब सॉल्व करना था अंदर वाले को, तो ये बन जाएगा 1 डिवाइडेड बाई r माइनस a का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन r प्लस a का स्क्वायर, ये बन जाएगा। और यहां पर हमें एलसीएम लेना है इसका, तो जब इसका एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, r माइनस a स्क्वायर इंटू r प्लस a स्क्वायर। तो ये जब हम लोग का आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसको मल्टीप्लाई किया तो यहां पर ये बन गया। अब इसको हमें ओपन नहीं करना, ये ध्यान रखिएगा, हमें इसको ओपन नहीं करना। तो ये देखिए जो 6 यहां पर है, इसको हम लोग 3 × 2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, वही तो चीज लिखी हुई है। तो सेम यहां पर भी तो वैसे ही लिखा हुआ है, r माइनस a का होल स्क्वायर इंटू r प्लस a का होल स्क्वायर, हाँ है ना, यहां तक समझ पे आ गई बात। तो अब ये जो 2 है ये अपने आप को ही यहां पर डिवाइड कर देगा, बचेगा सिर्फ ये ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा यहां पर r प्लस a का होल स्क्वायर। फिर यहां पर लगेगा माइनस साइन, r प्लस a का होल स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा और बचेगा r माइनस a का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको ओपन करेंगे और जो भी आगे की चीज है उसको सॉल्व करेंगे। तो इसको जब ओपन करिए तो r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 2rb ra, ठीक है, ये माइनस ब्रैकेट में r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ra, ये हो गया। इसको डिवाइड करेंगे। अब यहां पर देखिए बहुत गजब की चीज होगी, r माइनस a इंटू r माइनस a, ये लिखा जा सकता है इसको। तो r माइनस a का होल स्क्वायर को लिख दिया r माइनस a इंटू r माइनस a, और r प्लस a के होल स्क्वायर को लिख दिया r प्लस a इंटू r प्लस a। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। अब यहां से हम लोग एक प्रॉपर्टी जाते हैं कि a माइनस बी इंटू a प्लस बी इज इक्वल टू होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। याद आ रही है कि नहीं याद आ रही? नहीं याद आ रही तो याद करिए, a माइनस बी इंटू a प्लस बी इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यही चीज को हम लोग यहां पर इस्तेमाल करेंगे कि r माइनस a इंटू r प्लस a, ये बन जाएगा r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। एक बार इस पेयर से, इससे और इस वाले पेयर से, ये हम लोग का एक फॉर्म हो गया, ठीक है, इसका यूज करके। अब उसके बाद ये जो है और ये जो है, इसकी हेल्प से एक और पेयर बन जाएगा जो कि सिमिलर होगा r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर के, और वो आपस में मल्टीप्लाई होकर यहां पर फिर से एक स्क्वायर लगा लेंगे। देख रहे हैं मैथमेटिक्स कितनी सिंपल है इसकी, ठीक है। ये हो गया। अब ऊपर क्या है, r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 2ra माइनस का अंदर मल्टीप्लाई होगा तो यहां पर बन जाएगा माइनस r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। इसको अगर मैं नोट करूं, इसको हटाकर, तो ये बन जाएगा माइनस r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस 2ra, ठीक है। यानी कि ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे और बचेंगे 2ra प्लस 2ra। तो 2ra प्लस 2ra कितना हो जाएगा, 4ra। ये लिखा हुआ है, ये निकल कर आ रहा है q/4πε0, ये चीज ये लिखी हुई है, और 4ra ये निकल कर आ गया, और r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर टू द पावर 2 ये निकल कर आ गया, और ये p जो वेक्टर है वो वैसे ही होगा, ठीक है। ये निकल कर आ गई इलेक्ट्रिक फील्ड जो की है यहां पर, उसकी वैल्यू कितनी होगी, ठीक है, बात समझ पे आई। और ये डाइपोल की ही डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन में ही इलेक्ट्रिक फील्ड निकलकर आ गई इसकी। यहां तक क्लियर। अब उसके बाद एक अप्रोक्सीमेशन लेते हैं कि ये जो R है, ये जो R है अगर वो बहुत बड़ा हो किससे, A से। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि मान लो कि डाइपोल इतना बड़ा है और हम जो इसकी वैल्यू फाइंड कर रहे हैं वो इतना दूर कहीं पर कर रहे हैं, इतनी दूर कहीं पर कर रहे हैं, ठीक है, इतनी दूर कहीं पर कर रहे हैं। ये यहां पर डाइपोल रखा हुआ है और इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं पर दूर इसकी वैल्यू फाइंड कर रहे हैं। तो सेंटर से वो जो पॉइंट होगा उसकी डिस्टेंस क्या होगी, R होगी, ठीक है। यानी कि अगर डाइपोल यहां पर रखा हुआ है और मैं यहां कहीं इसकी वैल्यू फाइंड करूं तो R जो बनेगा ये, अब क्योंकि हमें एक्सियल डायरेक्शन में ही लेना है तो इसकी R जो होगी वो देखिए बहुत बड़ी हो जाएगी एज कंपेयर टू
ए, यानी कि मान लीजिए कि जो आर है वो हो गई 1 मीटर्स की, और जो ए है यानी कि इन दो चार्जेस के बीच का सेपरेशन वो मिलीमीटर में है, ठीक है, मिलीमीटर्स पे 1 मिलीमीटर। तो आर बड़ा हो गया ए से, हाँ या ना? तो जब ये इससे बड़ा हो गया, उस केस में जब हम लोग इनका स्क्वायर करेंगे, अभी देखिए ये समझ पे नहीं आ रहा होगा क्योंकि 1 ही 1 लेकर चल रहे हैं, इसका हम लोग इस तरीके से करते हैं। 1 मीटर, इसको ले लेते हैं 2 मीटर्स, और इसको ले लेते हैं 3 मिलीमीटर या 1 मिलीमीटर ऐसे ले लेते हैं, ठीक है, 1 मिलीमीटर ऐसे। अब इनका क्या होगा? स्क्वायर होगा। क्या होगा? स्क्वायर होगा। देख रहे हैं ना यहाँ पर जो अंदर नीचे हैं टर्म्स, वो कैसे स्क्वायर में। तो अगर इनका हम लोग स्क्वायर करें तो स्क्वायर करने के बाद ये जो मिलेंगे वो 4 मीटर स्क्वायर मिलेगा, और ये 1 mm स्क्वायर मिलेगा। मतलब समझ रहे हैं, इनमें डिफरेंस और बढ़ गया स्क्वायर करने के बाद। कोई दो चीजें थी, एक छोटी थी और एक बड़ी थी, उन दोनों का स्क्वायर किया तो ये और बड़ी हो गई, ये और छोटी हो गई, ठीक है, ये और बड़ी हो गई और ये और छोटी हो गई। कम उनके जो डिफरेंस है वो और ज्यादा बढ़ गया। बस इसी वजह से ही हम लोग क्या करते हैं, यहां पर जब ये केस होता है कि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड काफी दूर पता करनी हो, तो इसका इस पूरे के बीच में यहां पर सेपरेशन कितना है हम उसको भूल जाते हैं। कैसे भूल जाते हैं? ये अप्रोक्सीमेशन लगा के, इसको अप्रोक्सीमेशन लगाना कहते हैं। तो यहां पर इसके साथ क्या होता है, ये जो टर्म है इसके साथ क्या होता है, आइए उसको देखते हैं। ये हो जाता है कुछ ऐसा, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर टू द पावर 2 है। इस पे सबसे पहले आर स्क्वायर को कॉमन लेते, तो जब आर स्क्वायर को कॉमन लेंगे तो ये जब स्क्वायर से बाहर आ रहा है तो इस पे फिर से एक बार स्क्वायर लगेगा और अंदर बचेगा 1 माइनस ए स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। तो a बाई आर की वैल्यू पहले से ही कम थी, a बाई आर मतलब 1/2, 1 mm/2 मीटर्स। तो इसकी वैल्यू पहले से कम, जब इसको स्क्वायर करेंगे तो ये वैल्यू और कम हो जाएगी, तो ये वैल्यू मान लेंगे टेंडिंग टू 0। तो जब ये वैल्यू टेंडिंग टू 0 हो जाएगी तो 1 माइनस 0 यानी कि 1, तो 1 जब मल्टीप्लाई होगा इसके साथ यानी कि ये पूरा बचेगा और ये हो जाएगा r⁴। यानी कि इसको हम लोग इक्विवेलेंटली लिख सकते हैं r⁴ के बराबर, जब हमारा r मच ग्रेटर देन क्या हो, a हो। बात समझ पे आई? यहां से ये चीज निकल कर आई, और क्योंकि ऊपर एक r मौजूद था पहले से, r⁴ नीचे आया और r ऊपर से मौजूद था, r से r ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब इसी को मैं थोड़ा सा फॉर्म चेंज करके लिख सकता हूं और वो बन जाएगा E इज इक्वल टू, अब देखो 4QA जो है, 4QA, इसमें से अगर मैं लिखना चाहूं तो इसको लिख सकता हूं 2 इंटू 2QA, या फिर इसको और अच्छे तरीके से लिख दूं तो ये हो जाएगा Q इंटू 2A, हाँ या ना। और Q2A क्या होता है? ये होता है डाइपोल मोमेंट। ये होता है कितना? डाइपोल मोमेंट। यानी कि 4QA को लिखा जा सकता है 2P, और कौन सा? डाइपोल मोमेंट स्मॉल p वाला। और ये जो है ना, ये यूनिट वेक्टर है, ये इससे अलग है, ये ध्यान दीजिएगा। तो ये बन जाएगा 2p डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब, और ये बन जाएगा ऐसा। तो ये बन गया हम लोग का इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ डाइपोल फॉर पॉइंट्स ऑन द एक्सिस। जब पास की बात होती है तो ये फॉर्मूला लगेगा, ठीक है, पास यानी कि यहीं पे आसपास अगर हमें निकालनी हो इलेक्ट्रिक फील्ड, इस एक्सिस पे इधर निकालनी हो या इधर निकालनी हो, कहीं पर भी निकालनी हो तो ये फॉर्मूला लगेगा। बट वहीं पर जब डिस्टेंस हमारी ये सेंटर से जो हम लोग का पॉइंट होता है P, उसकी डिस्टेंस बहुत दूर हो जाती है, तो हम लोग क्या लेते हैं, ये वाला अप्रोक्सीमेशन लेते हैं और ये हम लोग आंसर निकालते हैं। क्लियर? बात समझ पे आई? तो आज हम लोग को जो है इससे रिलेटेड ही चीजें पढ़नी है, और हम लोग का ये चीजें निकल कर आ जाएंगी, ठीक है। ये भी उसी का ही पार्ट है जो कि मैंने पूरा बताया है, ठीक है। इसको कैसे निकालना है तो यहां से हम लोग ये निकल कर आ जाएगा, ठीक है। इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड निकल कर आ जाएगी, ठीक। ये अब इसको हम लोग
ई प्लस और ई माइनस की वजह से निकल कर आई थी ना, हम लोग ने उसी से ही फिर पूरा डेरिवेशन किया था। और आखिरी में जो इलेक्ट्रिक फील्ड फाइनली निकल के आती है किसी पी पॉइंट पर, जब आर ग्रेटर देन ए होता है, तो ई किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, और वो भी कैसा पॉइंट, एक्सिस में जब होता है, तो वो हो जाता है 2p डिवाइडेड बाई 4 pi एप्सिलॉन नॉट, और यहां पर आर क्यूब, और ये डाइपोल मोमेंट p की डायरेक्शन। ठीक है, तो ये आज हम लोग को पढ़ना है। आज यहां तक पढ़ के इसको खत्म करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ डाइपोल फॉर पॉइंट्स ऑन द एक्सिस। अब इसका जो अगला पार्ट होगा उस पे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे ऑन द इक्वेटोरियल प्लेन, जिसकी मैंने बात करी थी, जिसकी मैंने चर्चा करी थी। यहां पर हम लोग को जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको निकालना आसान होगा। ठीक है, तो थैंक यू।